Hi guys, my name is Himanshu Bist. I'm a nutrition and fitness coach and a biomechanics specialist. आज की इस वीडियो में हम भुवन चौहान का बैक डे ब्रेकडाउन करने वाले हैं फ्रॉम एन एनाटॉमी एंड साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। बट वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मेरे बहुत सारे एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं विद द इन्फॉर्मेशन दैट भुवन चौहान गिव्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल हेट है टुवर्ड्स हिम। आई हैव नो पर्सनल हेट अगेंस्ट हिम और ना ही मैं ये वीडियो उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बना रहा हूँ। ऑल्सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। Get started. This will be our first exercise. हम लोग warm up करेंगे with a single arm cable pull down just to get that really strong mind muscle connection with my lats. सो वेरी हैप्पी विद वन थिंग कि ये जो भी वर्कआउट करने वाले हैं उसके लिए कुछ उल्टा सीधा वार्म अप नहीं करने वाले हैं। ही इज गोइंग टू ट्रेन बैक, तो वो बैक से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं उसी का वो वार्म अप कर रहे हैं। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बैक ट्रेन करने वाले हो, लेट्स से आप अगर लैट पुल डाउन करने वाले हो, मेक श्योर करो कि आप लैट पुल डाउन से ही अपना वार्म अप स्टार्ट करो। हल्का वेट से स्टार्ट करो लैट पुल डाउन। आपको पहले 10 मिनट ट्रेडमिल या आर्म रोटेशन, आर्म सर्कल करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इन मोस्ट केसेस। आपको मैं जनरल वार्म अप 5-10 मिनट का तभी रेकमेंड करूंगा अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हो जिनका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि वो दिन भर बैठे रहते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू योर वर्कआउट और थोड़ा लाइटर सेट्स करो, दैट विल बी योर वार्म अप। And get a lot of blood in there and then we're going to go on to like the actual जो अपना proper workout होता है। ये कोई भी failure set नहीं है, it's just feel set just to get the mind muscle connection. Now one point over here he is doing straight arm pull down। यहाँ पर I would recommend कि आप जब भी straight arm pull down कर रहे हो तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका आर्म हल्का सा बेंट है। इस पोजीशन में यहाँ पर आपके ट्राइसेप भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये ट्राइसेप पुश डाउन जो हम करते हैं उसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर ये केबल आपके आर्म को ऊपर की तरफ पुल करना चाह रही है, फ्लेक्शन में लाना चाह रही है, बट वो ना हो, आपके ट्राइसेप को काम करना पड़ता है टू होल्ड ऑन टू दिस पोजीशन। तो अगर आप स्ट्रेट आर्म रोप पुल डाउन जो कभी भी करते हो, मेक श्योर आप इस डायरेक्शन में करो ताकि जो आपकी केबल है वो आपके एल्बो के लाइन में हो एकदम, ताकि आपके बाइसेप या ट्राइसेप इन्वॉल्व ना हो। तो दिस इज वन थिंग आई वुड रेकमेंड कि आप अगर करने वाले हो वार्म अप, इससे जो आपकी केबल है वो एल्बो की लाइन में होनी चाहिए हमेशा। होल्ड इट और फिर इसको धीरे से नीचे ऐसे लेकर आना है रोटेट करते हुए। तो हमें लोअर लैट पे फोकस करना है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, चेस्ट अप एंड देन वी गोना ब्रिंग इट डाउन। नाउ यहाँ पर वो लोअर लैट को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखना कि आपका जो लोअर लैट होता है या जिसको हम इलियाक डिवीजन ऑफ लैट्स भी कहते हैं, वो बहुत ही वर्टिकली रन करता है। आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हो। सो एज यू कैन सी हियर दीज आर योर लैट्स, और लैट्स के कई डिवीजन होते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ लैट्स के फाइबर वर्टिकल रन कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, और कुछ हॉरिजॉन्टलिस्ट रन कर रहे हैं। ये जो वर्टिकल फाइबर्स हैं इनको हम इलियाक डिवीजन ऑफ लैट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इलियाक क्रेस्ट मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि जो लैट्स हैं वो कैसे आपके रिब्स के अराउंड रैप अप होते हैं और आपके अपर आर्म में जाके मिलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप अपने लोअर लैट्स या इलियाक डिवीजन ऑफ लैट्स को ट्रेन करना चाहते हो तो जो आपका केबल है वो ऐसे हॉरिजॉन्टलिस्ट डायरेक्शन से नहीं आना चाहिए, वो थोड़ा वर्टिकल डायरेक्शन से आना चाहिए और तब आपको पुल डाउन करना है। सो अगेन इफ यू सी फ्रॉम दिस एंगल, मेक श्योर कि आपका जो लैट पुल डाउन है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल आ रहा है एंड योर आर्म्स आर इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी, ना कि कहीं ऐसे हॉरिजॉन्टलिस्ट डायरेक्शन से। यहाँ पे भी डेफिनेटली आपके लोअर लैट्स थोड़े से ट्रेन होंगे, बट अगर आपको अच्छे से लोअर लैट्स या इलियाक डिवीजन को ट्रेन करना है, मेक श्योर कि केबल इज कमिंग फ्रॉम अ वर्टिकल डायरेक्शन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओवरहेड पुल करना है ऐसे करके, हल्का सा आपको थोड़ा सा आगे रखना है, बट इट हैज टू बी स्लाइटली वर्टिकलिश, क्योंकि जो आपके लोअर लैट के फाइबर्स हैं या इलियाक डिवीजन के फाइबर्स हैं वो भी हल्के से वर्टिकल होते हैं, वो भी पूरे स्ट्रेट नहीं होते हैं। So next up he is doing a wide grip pull up. Start on the pull ups. I like to use this machine क्योंकि you can feel that you can control better, you can really squeeze. जो free weights है जो मैं करूँगा last set, तब तक आपका at least you are warmed up and you have a better connection to really isolate the lats. 8-10 साल पहले तो यहाँ पर मेरा थोड़ा डिसएग्रीमेंट है अबाउट व्हाट भुवन चौहान सेज। वाइड ग्रिप जो पुलअप है वो आपके लैट्स को आइसोलेट नहीं करने वाली। टू बी ऑनेस्ट, लैट्स यहाँ पर बहुत ही कम डिग्री में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर आपके अपर बैक के जो मस्कुलेचर हैं वो ज्यादा बायस होते हैं, वो ज्यादा बेटर ट्रेन होते हैं। अब अपर बैक और लैट्स की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे हमको पता चलेगा कि लैट्स कौन सी मूवमेंट में ट्रेन होंगे, अपर बैक कौन सी मूवमेंट में ज्यादा बायस होगी, एक बार उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो अपर बैक और लैट्स की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस आता है उससे समझने से पहले एक बार लैट्स और अपर बैक की थोड़ी एनाटॉमी समझ लेते हैं।
अगर हम लैट्स की बात करें तो लैट्स बहुत डिफरेंट जगह से ओरिजिनेट होते हैं। ये T7 से लेके L5 तक ओरिजिनेट करते हैं। आप देख भी सकते हो मैंने 3-4 फाइबर बनाए हैं, बट ये यहाँ से लेके कुछ यहाँ से लेके नीचे तक से ओरिजिनेट होते हैं और ये सारे जॉइन होते हैं आपके अपर आर्म या जिसको हम ह्यूमरस भी बोलते हैं। इसके साथ साथ ये इलियाक क्रेस्ट जो याला एरिया है यहाँ से भी ओरिजिनेट होते हैं। ये वाले वर्टिकल फाइबर्स होते हैं। और तो जैसे मैंने यहाँ पे ये येलो फाइबर बनाया, ब्लू फाइबर बनाया, कुछ फाइबर्स ऐसे सीधे वर्टिकल भी रन करते हैं जिनको हम इलियाक डिवीजन ऑफ लैट फाइबर्स भी कहते हैं। और ऊपर वालों को, इधर वालों को हम थोरैसिक डिवीजन ऑफ फाइबर्स भी बोल देते हैं। अब लैट्स के एनाटॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपके लैट्स हैं वो आप देख सकते हो कि जो आपके रिब्स हैं उनको रैप अप कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपके लैट्स हैं वो सारे आपके अपर आर्म या ह्यूमरस में जाके मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे लैट्स आपके रिब्स को रैप अप कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड इसीलिए जो आपके लैट्स होते हैं वो फ्रंट टू बैक रन करते हैं। वहीं जो आपके अपर बैक के फाइबर्स होते हैं जो इन स्कैपुला के बीच के मसल हैं जैसे रोम्बॉइड, वो साइड टू साइड रन करते हैं, क्योंकि ये आपके रिब्स को रैप अप नहीं करते। जो आपके अपर बैक के मस्कुलेचर होते हैं वो आपके रिब्स को रैप अप नहीं करते हैं, वो आपके आर्म में जाके कनेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो साइड टू साइड रन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैट्स के मसल फाइबर फ्रंट टू बैक रन करते हैं क्योंकि वो रिब्स को रैप अप कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, और आप फोटो में भी देख सकते हो। लेकिन जो आपके अपर बैक के फाइबर हैं वो साइड टू साइड रन करते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि लैट्स और अपर बैक की ट्रेनिंग कैसे डिफर करती है। देखो, जब भी आपको लैट्स टारगेट करने हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे लैट्स तो रिब्स के अराउंड रैप अप करते हैं, तो हमेशा आपको अपने आर्म को रिब्स के पास रखना है, मतलब अपने साइड में जितना क्लोज रखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। उस वजह से क्या होगा कि आपके लैट्स ज्यादा बेटर ट्रेन हो पाएंगे। अब अगर आपको वर्टिकल फाइबर्स हैं जो लैट्स के, उनको ज्यादा बेटर टारगेट करना है तो आपको एल्बो तो क्लोज रखनी है बॉडी के, बट एक वर्टिकल डायरेक्शन में पुल डाउन करना है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों वर्टिकल डायरेक्शन में पुल डाउन करना है? क्योंकि आपकी जो लैट्स के इलियाक क्रेस्ट वाले फाइबर हैं ये भी वर्टिकली रन करते हैं। लेकिन अगर आपको लैट्स के ये थोरैसिक फाइबर्स को ट्रेन करना है या जो आपके हॉरिजॉन्टलिस्ट फाइबर्स को ट्रेन करना है, तो आपको सिंस ये हॉरिजॉन्टल रन करते हैं तो आपको एक हॉरिजॉन्टल रो करनी है। बट ऑलवेज रिमेंबर, एल्बो आपका रिब्स के पास ही होना चाहिए। तो यहां पर आप साइड में देख भी सकते हो कि कैसे मैं लैट्स के वर्टिकल फाइबर्स या इलियाक फाइबर्स को ट्रेन करने के लिए एक वर्टिकल पुल डाउन कर रहा हूं, जिसमें केबल थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है। अब आपको केबल पूरी ऊपर से नहीं लानी है, पूरी ओवरहेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लैट्स के फाइबर्स हैं ये एकदम सीधे थोड़ी हैं। अगर ये एकदम सीधे होते ऐसे बिल्कुल ही वर्टिकल होते तो आप ओवरहेड एकदम सीधा पुल डाउन करते, बट ये इतने ज्यादा वर्टिकल भी नहीं है, हल्के से वर्टिकल हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस एक्सरसाइज का रेयर व्यू देखो तो मैं इस एक्सरसाइज को क्रॉस होकर परफॉर्म कर रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं क्रॉस होकर परफॉर्म करूंगा ये जो लैट्स हैं ये ज्यादा अच्छे से एक्सटेंड या स्ट्रेच हो पाते हैं। तो हमेशा हल्का सा क्रॉस वे में आपको पुल डाउन्स करने हैं। और अगर आपको ये हॉरिजॉन्टली या थोरैसिक फाइबर स्ट्रेन करने हैं लैट्स के, तो आपको एल्बो तो ऑब्वियसली अपने रिब्स के क्लोज रखनी है, बट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रो करनी है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर मैं लैट्स की ट्रेनिंग की एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जो मोस्ट लोगों को पता ही नहीं होता है। जब भी आप लैट्स की ट्रेनिंग की बात करो तो आपको अपने शोल्डर ग्रिडल को पूरा मूव होने देना है। शोल्डर ग्रिडल यानी स्कैपुला हो गया, या शोल्डर जॉइंट हो गया, और ये क्लैविकल हो गया जो बेसिकली, तो आपका एससी जॉइंट, आपका एक ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, आपको इसको मूव होने देना है। मतलब लेट्स से आप वर्टिकल पुल डाउन कर रहे हो तो आपको इसको पूरा मूव होने देना है ऊपर। अभी इस स्केलेटन में ये स्कैपुला मूव नहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको इसको पूरा मूव होने देना है, आपको ऊपर जाने देना है इस पूरे शोल्डर ग्रिडल को, मतलब जो आपका क्लैविकल है इसे भी आपको पूरा ऊपर जाने देना है। और अगर आप सीटेड ड्रॉ कर रहे हो उस केस में भी आपको इस शोल्डर ग्रिडल को पूरा आगे जाने देना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये फिक्स्ड है इस स्केलेटन में, बट जैसे आपका आर्म ह्यूमरस आगे जाएगा तो आपका स्कैपुला भी आगे जाता है। तो आपको लैट्स की ट्रेनिंग करने के लिए आर्म को पूरा ऊपर जान देना है, शोल्डर ग्रिडल को मूव करना है। क्यों करना है शोल्डर ग्रिडल को मूव? क्योंकि अगर आप अपने आर्म को देखो, आप जितना आगे लेके जाओगे इसको, ठीक है, या जितना ऊपर लेके जाओगे, आप देख रहे हो कैसे आपके लैट्स लेंथन अच्छे से हो पा रहे हैं। अगर आप रो कर रहे हो तो आप जितना आगे जान दोगे उतना ये स्ट्रेच हो पाएंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लैट्स ट्रेनिंग की बात करो उसमें आपको अपने शोल्डर ग्रिडल को पूरा आगे जाने देना है जब आप ऊपर जा रहे हो, और इसमें भी आगे जाने देना है। अब अगर हम अपर बैक के मसल्स को ट्रेन करने की बात करें, सिंस वो साइड टू साइड रन करते हैं और आपके रिब्स को रैप अप नहीं करते हैं, तो आपको एक वाइड आर्म पाथ लेना है। आपके एल्बोज रिब से दूर होने चाहिए। अगर आप अपने एल्बोज को रिब के पास कर लोगे तो आपके अपर बैक की जगह लैट्स ज्यादा बायस हो जाएंगे। तो आपको लैट्स बायस नहीं करने, आपको अपर बैक बायस करनी है। तो आपको एल्बोज बॉडी से दूर रखनी है और फिल पुल करना है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हो कि कैसे मेरे एल्बोज
वाइड है और मैं फिर पुल कर रहा हूँ, सेम गोज विद पुल डाउन्स एज वेल। और आपको पुल डाउन्स में अपर बैक को ज्यादा टारगेट करना है तो आपको एक वाइड ग्रिप लेनी है और फिर पुल डाउन करना है। जैसे ही आप क्लोज ग्रिप ले लोगे और आपकी एल्बोज आपके रिब्स के पास जाएंगे, वैसे आपके लैट्स ज्यादा बायस हो जाएंगे। जब भी आप अपर बैक मूवमेंट्स करने वाले हो तो उस केस में आपको इसको ज्यादा मूव नहीं करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस एक और आ जाता है, जब भी आप अपर बैक मूवमेंट्स करने वाले हो सो आपको पूरा शोल्डर ग्रिडल मूव नहीं करना है, आपको नॉर्मली आगे जाने देना है और रिट्रैक्ट करना है पीछे पूरा। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रेनिंग लैट्स एंड अपर बैक। और जैसे कि मैंने अभी बात करी कि अपर बैक मूवमेंट्स के लिए हमको स्कैपुलर मोशन को बहुत ज्यादा नहीं रखना है, उसके लिए आपको एक और चीज करनी है। जब भी आप अपर बैक मूवमेंट्स करोगे तो आपको थोरैसिक एक्सटेंशन करना है, मतलब ऐसे चेस्ट आउट करके अपने स्पाइन को एक्सटेंड करना है और फिर पुल डाउन्स करने हैं हमेशा, ताकि स्कैपुलर मूवमेंट लिमिटेड रहे। अब ऐसा नहीं है कि हम स्कैपुलर मूवमेंट या जो ये मूव होगा, जो स्कैपुला मूव हो रहा है आर्म के साथ, वो जीरो हो जाएगा, बट हमको उसको थोड़ा लिमिट करना है अपर बैक मूवमेंट्स के लिए। सो अगर मैं कंक्लूजन में डिफरेंस बताऊं लैट और अपर बैक को ट्रेन करने के लिए, तो अपर बैक में देयर विल बी ए थोरैसिक एक्सटेंशन, स्कैपुलर मूवमेंट कम रहेगी और आपके आर्म पाथ वाइड रहेगा। वहीं अगर आपको लैट्स को ट्रेन करना है तो ये सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। आपको थोरैसिक एक्सटेंशन नहीं करना है, आपको न्यूट्रल बैक रखनी है, एल्बोज को क्लोज रखना है और अपने शोल्डर ग्रिडल या स्कैपुला को सबको मूव होने देना जब आप ऊपर या आगे जाओ। I feel like I missed out a lot by training that way क्योंकि हमेशा pull-ups में it's all about doing as many reps. No, it's all about the quality and इसीलिए I like to now switch it up and like just focus on the squeeze and जो मेरा focus है which is lats, I'm only using that area, not like the whole back. I don't want. So again this is what I disagree with। और अभी हमने वो समझा भी कि कैसे जो वाइड ग्रिप मूवमेंट्स होती हैं जिसमें थोरैसिक एक्सटेंशन होता है वो कैसे आपके अपर बैक को ज़्यादा ट्रेन करती है। और आप देख भी सकते हो जिस तरीके से इन्होंने वाइड ग्रिप पुल अप परफॉर्म किया है, दैट इज मोर ऑफ अ थोरैसिक एक्सटेंशन एंड आर्म्स आर प्रीटी वाइड। सो अगेन दिस मूवमेंट इज नॉट रियली ग्रेट फॉर ट्रेनिंग लैट्स, बट ऑब्वियसली फॉर अपर बैक मस्कुलेचर इट इज अ प्रीटी ग्रेट मूवमेंट। इनको अपने पैरों पे डालो and then use that to give you that push with the band. या फिर you can have a workout partner. See, if you see this movement now, this is again a thoracic extension where arms are again wide। तो ये वाली मूवमेंट भी लैट स्पेसिफिक नहीं होने वाली है, ये मूवमेंट भी आपकी अपर बैक स्पेसिफिक होगी। सो अगेन ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर इन अ thoracic एक्सटेंशन पोजिशन एंड योर एल्बोज आर वाइड आउट, आपकी अपर बैक ज़्यादा वहाँ पर ट्रेन होने वाली है। फोर्थ rep, every fourth rep hold करना है, नहीं तो राइट। Look at this position now। यहाँ पर जो उनका क्लाइंट है, he is in a very thoracic extension position, arms are pretty wide। So again, I'm not repeating, this is an upper back specific movement। You're gonna bring it all the way down. Come on, bring it all the way down. Here, you wanna squeeze this, not this. This. Again, यहाँ पर भुवन चौहान जैसे कह रहे हैं कि you want to squeeze your lats, that won't happen obviously। जो हमने अभी डिस्कस किया था वो आपको पता चल रहा होगा और आप करके भी देख सकते हो। You won't feel that much of lats जब आप बहुत ही वाइड आर्म पाथ से पुल डाउन कर रहे होते हो। Good, you're done. So next up I think he's doing supinated bent over rows। It's all about feel. Because I'm coming back to heavy lifting, so I don't really know कि मेरी क्या real strength है from volume based workouts। Because volume based workouts में you don't hit failure। सो अगेन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वॉल्यूम बेस्ड वर्कआउट्स। इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखो वॉल्यूम जैसे डिफाइन किया जाता है ना फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में, या जैसे बुक्स में पढ़ाया जाता है कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का आप अगर सर्च करोगे फॉर्मूला तो उसमें आएगा सेट्स इनटू रेप्स इनटू वेट्स। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये डिफाइन नहीं किया जाता कि आप किस तरीके के सेट्स कर रहे हो, क्या वो हार्ड सेट्स कर रहे हो या आप ऐसे सेट्स कर रहे हो जो इतने ज़्यादा स्टिमुलेटिंग नहीं है, आप कितना लोड ले रहे हो, किस क्वालिटी के रेप्स कर रहे हो, क्या आप स्लो रेप्स कर रहे हो या फास्ट कर रहे हो। तो अगेन जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है सेट्स इनटू रेप्स इनटू वेट, ये कोई सेंस नहीं बनाता है बिकॉज इसमें क्वालिटी ऑफ योर सेट पता नहीं चल पाता है। तो माई रिकमेंडेशन वुड बी ऑलवेज फोकस ऑन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी and the way you are executing your programs। So that is how I am not a big fan of volume based training। So with the reverse grip it's a lot harder। Supinated grip जो होती है it's a lot harder because you're in a weaker compromised position, but it targets your lats better। So whenever you're doing a supinated grip row,
तो ऑब्वियसली आपके लैट्स को थोड़ा ज़्यादा बेटर टारगेट करेगी, क्योंकि जब भी आप सुपिनेट करते हो तो आप देख सकते हो कि कैसे आपका एल्बो आपकी बॉडी के पास आ जाता है। एंड अभी हमने डिस्कस किया था कि जब आपकी एल्बोज आपकी बॉडी के पास होते हैं तो आपके लैट्स ज़्यादा बेटर टारगेट होते हैं। सो व्हेनेवर आर्म इज टाइटेड टू द बॉडी, लैट्स वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। सुपिनेटेड ग्रिप और प्रोनेटेड ग्रिप में यही डिफरेंस होता है कि जब भी आप प्रोनेशन करते हो तो आप देख सकते हो कि एल्बोज आपकी बॉडी से दूर चली गई हैं एंड हेंस आपकी अपर बैक थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाती है वहाँ पर। बट सुपिनेटेड ग्रिप में बहुत लोगों को डिस्कंफर्ट फील हो सकता है, क्योंकि सब लोगों की सुपिनेशन करने की एबिलिटी अलग अलग होती है। बहुत लोग अपना रिस्ट को पूरा सुपिनेट नहीं कर पाते हैं, उनको यहाँ पर पेन आने लगता है। तो मे बी सेमी न्यूट्रल पोजीशन में ही जा सकें, एंड अगर वो सुपिनेटेड ग्रिप से रो करने लगेंगे तो उनका वहां पर रिस्ट पेन होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि रिस्ट के पास इतनी मोबिलिटी नहीं है कि वो पूरा सुपिनेशन में जा सके। सो अगेन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ बारबेल रो, क्योंकि इसमें आपका रिस्ट भी फिक्स रहता है एंड बारबेल रो इतनी एफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं है टू ट्रेन योर बैक मस्कुलेचर। इससे बेटर ये रहेगा कि बैक को ट्रेन करने के लिए आप कोई सपोर्टेड रो वेरिएशन करो, चाहे वो आप मशीन पे करो या डंबल से करो। अगर अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बारबेल रो तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, मैं उसको खराब क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक वीडियो लिंक कर रहा हूँ बारबेल रो के ऊपर। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है अराउंड 30 मिनट्स की, उसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट बारबेल रो। मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो एज वेल। So making sure कि मेरा पूरा वो I don't lose that squeeze, because more weight is not going to do anything. It's not going to show on stage. So our goal is muscle gain. जो लोग देख रहे हैं उनका भी गोल muscle gain करना है। अगर आपका गोल strength है then do powerlifting 2 reps 1 rep, but that's not the goal. तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि जो मसल गेन होता है और जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग चीज होती है, बट मसल गेन क्लोज रिलेटेड है स्ट्रेंथ गेन से। अगर आपका मसल मास ज्यादा होगा तो आप ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी होगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपका मसल होगा उतना ज़्यादा आपकी फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी मसल्स की, और आप उतना ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाओगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि मसल्स और स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हो, आप किसी पर्टिकुलर लिफ्ट में स्ट्रेंथ बढ़ाने की सोचते हो तो आपको उस लिफ्ट को बार बार करना पड़ता है, एक स्किल कॉम्पोनेंट भी होता है। बट इन द लॉन्गर रन इफ यू वांट टू गेट स्ट्रॉन्गर यू नीड टू गेट बिगर। आपकी मसल हाइपरट्रोफी होनी चाहिए। सो काइंड ऑफ स्लाइटली डिसएग्री विद व्हाट भुवन चौहान सेज ओवर हियर कि स्ट्रेंथ के लिए 1-2 रैप करो। आप कर सकते हो 1-2 रैप भी, बट आपको अपना मसल मास भी बिल्ड करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली जैसे पावर लिफ्टर्स करते हैं, वो 1 से 5 रैप के बीच में ट्रेन करते हैं, बट वो वहाँ पर एक्सेसरी मूवमेंट्स भी करते हैं जिससे उनका मसल मास बढ़े। जब उनका मसल मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनको ये जो 1 से 5 रैप रेंज वाली जो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें भी हेल्प मिलेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर द बिगर यू आर, जितनी आपकी मसल्स बड़ी होंगी, जितनी मसल्स ज़्यादा होगी आपकी बॉडी में, उतना आप स्ट्रॉन्गर भी होगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि मसल बिल्डिंग अलग चीज़ है और स्ट्रेंथ अलग चीज़ है, ये दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। Before, like 7 years ago, 8 years ago, I was all about लोगों को मैं देखता था, वीडियोस में देखता था, वही चीज़ मुझे भी करनी है। So I'm practical. If I'm 180 pounds, I can't lift. If Abhinav is 30 pounds lighter than me, he can't lift as much as me. एग्जैक्टली दैट इज वॉट आई डिस्कस्ड। अगर अभिनव जो उनका क्लाइंट है उनका मसल मास कम है 30 पाउंड से एज कम्पेयर टू भुवन चौहान, ऑब्वियसली भुवन चौहान विल बी लिफ्टिंग हैवी बिकॉज ही हैज गॉट मोर मसल्स, दैट इज वाई ही इज स्ट्रॉन्गर। एज आई सेड, जितना ज़्यादा मसल होगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गर भी होगे, बिकॉज मसल ही फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो जितना ज़्यादा मसल होगा आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा मसल फोर्स प्रोड्यूस कर पाएगी, और ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाएगी तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा वेट उठा पाओगे, आप स्ट्रॉन्गर होगे। फॉर योर बॉडी, सो जो आपकी स्ट्रेंथ है, you squeeze, the moment you hit failure, next week get stronger, next week do it that way. So just keep it straight, but सो दिस इज द फर्स्ट लैट स्पेसिफिक मूवमेंट जो ये कर रहे हैं। एज यू कैन सी कि इसमें इनकी एल्बोज क्लोजर टू द बॉडी है, आर्म्स आर टाइटर टू द बॉडी। सो अगेन लैट्स यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट दैट ही इज डूइंग जो आपके लैट्स को अच्छे से टारगेट करेगी। ऑब्वियसली सुपिनेटेड रो भी जो उन्होंने की थी वो भी आपके लैट्स को टारगेट करने वाली थी, बट दिस इज अ वेरी गुड वर्जन बिकॉज आई थिंक ये सपोर्टेड भी है। हिज लेग्स आर पुशिंग अगेंस्ट समथिंग ताकि स्टेबल हो सके मूवमेंट। so think that you are like a tree and your arms are going to rotate around a tree. So either tree hai and tree mein your arms are rotating, so they're going to go like all the way like that and then this. So या एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी डिस्कस इनिशियली कि जो आपके लैट्स हैं वो आपके रिब केज के अराउंड रैप अप करते हैं। तो हमेशा जब भी आपको लैट्स को ट्रेन करना है, जैसे यहाँ पर ये जो थोरैसिक डिवीजन ऑफ लैट्स हैं या जो मिडिल वाला वर्जन होता है आपके बैक का, उसको ट्रेन करने के लिए यू नीड टू गो ऑल द वे आगे सो दैट ये लैट्स में अच्छा सा स्ट्रेच आ पाए।
आप बिल्कुल आगे जाना है आपको, सो दैट योर लैट्स कैन स्ट्रेच एंड मेक श्योर योर एल्बो शुड बी टाइटर विद द बॉडी एट ऑल टाइम्स, क्योंकि आपको वो लूज नहीं करना है लैट से टेंशन. So like, so you're hugging your lats, but you're strict here. So all the way. So you're gonna like all the way squeeze, and then yeah. Yeah, one more important point here as we discussed initially as well. आपको अपने शोल्डर ग्रिडल को बिल्कुल आगे जाने देना है. बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो इतना ही जाते हैं. लेट योर शोल्डर ग्रिडल, जो आपका स्कैपुला है, आपका क्लैविकल है, उसको मूव होने दो, पूरा आगे जाने दो, सो दैट योर लैट्स आर गेटिंग स्ट्रेच्ड प्रॉपरली. जो लैट का एक्सटेंशन है, जो लैट्स की लेंथ है, वो पूरी स्ट्रेच हो सके. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू गो ऑल द वे फॉरवर्ड व्हाइल कीपिंग अ न्यूट्रल स्पाइन एंड कमिंग बैक. जब तक आप अपनी बॉडी के आसपास ना जाओ. जब आप अपनी बॉडी के पीछे चले जाओगे, यहाँ पर लैट्स उतने कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. यहाँ पर रियर डेल्ट जैसे मसल फिर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. लैट्स आपका तब तक ही कंट्रीब्यूट करेगा जब तक आप अपनी बॉडी के बिल्कुल साइड में ना जाओ. It's all about squeeze and then stretch. No, all the way. You gotta go all the way. Pura, pura, pura. Yeah, that's where lats are. That's how you train your lats. Later, you're only using your adductors and your teres and your traps and rhomboids. तो यहाँ पर जो उन्होंने टेरिस मेजर की बात की है, टेरिस की बात करी. टेरिस मेजर आपके हॉरिजॉन्टल पुल से ज़्यादा, हॉरिजॉन्टल रो से ज़्यादा एक वर्टिकल पुल डाउन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. तो अगेन स्लाइट डिसएग्रीमेंट ओवर हियर एज वेल. बाकी ऑब्वियसली रोम्बॉइड्स, रियर डेल्ट तो आपके इसमें ट्रेन होने ही वाले हैं. थोड़ा सा रोम्बॉइड्स, रियर डेल्ट या ट्रैप्स में हल्का सा टच कर देता हूँ. जब भी आपका स्कैपुलर रिट्रैक्शन होता है, मतलब जो ये शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, ये जब आपस में पास आते हैं, तो हमेशा जब भी ये होगा तो आपके रोम्बॉइड्स हो गया, रियर डेल्ट हो गए, ये यहाँ पर हमेशा ट्रेन होते हैं. तो अगर आपको रोम्बॉइड्स वगैरह ट्रेन करने हैं, तो स्कैपुलर रिट्रैक्शन हो रहा है जहाँ पर आपका स्कैपुला आपके पास आ रहे हैं, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में ऑब्वियसली मसल्स होती हैं, रोम्बॉइड्स वगैरह, तो वहाँ पर वो ट्रेन होती हैं. तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे रोम्बॉइड्स में ट्रेन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. अगर आप कोई भी रो कर रहे हो, वो स्कैपुलर रिट्रैक्शन होता ही है, तो आपके रोम्बॉइड्स जैसी मसल वहाँ पर ट्रेन हो जाती हैं. लैट्स को एक्टिवेट करने के लिए पूरा उसको ऐसे स्ट्रेच करना है और फिर उसको पूरा स्ट्रेच. It's like a whole movement. Keep your elbows, so keep it as close to your body. So when you go close to your body. सो अगेन एल्बोज क्लोज टू द बॉडी, बट आगे जाके आपको रोटेट नहीं कर देना है, आगे जाके आपको प्रोनेट नहीं कर देना है, आपको न्यूट्रल ही रखनी है ग्रिप. क्योंकि होता क्या है, अगर आप पुल तो ऐसे कर रहे हो न्यूट्रल ग्रिप में, बट आगे जाके घुमा दे रहे हो अपनी एल्बोज को, अपने आर्म को आप प्रोनेट कर दे रहे हो, आप प्रोनेशन में चले जा रहे हो. तो हो क्या रहा है, जब भी आप प्रोनेशन में जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी एल्बो बॉडी से दूर चली जाती है. तो हमको वो नहीं करना है. ऑब्वियसली हमको अपनी एल्बो टाइटर टू द बॉडी रखनी है टू ट्रेन लैट्स. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग लैट्स, आपको न्यूट्रल ग्रिप में अगर आप करना है तो न्यूट्रल ग्रिप ही रखनी है पूरे टाइम, आगे जाके रोटेट नहीं कर देना है उसको. We did a rest pause on that one. मैंने 15 सेकेंड रेस्ट लिया, did like 3 more reps, just at full failure. जब मेरे पास वर्कआउट पार्टनर नहीं होता है एंड मुझे अपना ट्रू फेलियर हिट करना है, दिस इज द टेक्निक आई यूज. सो अगेन रेस्ट पॉज आप यूज़ कर सकते हो, बट आई वोंट रेकमेंड कि आप हर बार ही इसको यूज़ करो. आप इसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर सकते हो कभी कभी. टाइम अगर आपके पास टाइम कम है जिम में वर्कआउट करने के लिए, और आप अपने वर्कआउट को स्टिल इंटेंस बनाना चाहते हो व्हाइल डूइंग लेस नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस, तो उस केस में आप रेस्ट पॉज मेथड यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप एक बार पूरा फेलियर चले जाते हो, 10-15 सेकंड आप रेस्ट करते हो, सेम वेट से आप फिर से वो एक्सरसाइज करते हो. तो ये ड्रॉप सेट से अलग है. ड्रॉप सेट में हम फेलियर तक जाने के बाद अपने वेट को कम कर लेते हैं. इसमें हम वेट को कम नहीं करते हैं, वेट को उतना ही रखते हैं, बट 10-15 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं. तो लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे. दिस इज समथिंग जो मैंने अभी सिर्फ 4 हफ्ते पहले शुरू किया है. इट फील्स अमेजिंग. ट्राई इट आउट. हर जिम में ये मिल जाएगा आपको. सो वी कैन डू अ सुपर सेट ऑफ डंबल पुल ओवर एंड केबल पुल डाउन. इससे क्या होता है कि जब आप पुल ओवर से, मैं ये वाली रेंज ऑफ मोशन कवर कर रहा हूँ, सो आई एम लिटरली कवरिंग दिस, राइट, बट ये वाली मोशन नहीं हो रही कवर. विद सुपर सेटिंग इट पुल डाउन में आई एम यूजिंग दिस. सो बेसिकली मैं ये भी ट्रेन कर रहा हूँ और ये भी ट्रेन कर रहा हूँ. बोथ टारगेट्स योर लैट्स, बट डूइंग इट एज अ सुपर सेट, यू बेसिकली पूरा मूवमेंट यू हैव अटेंशन. ग्रेट फॉर ग्रोथ एंड ग्रेट फिनिश मूवमेंट. या यहाँ पर भुवन चौहान डंबल पुल ओवर और स्ट्रेट आर्म केबल पुश डाउन को सुपरसेट करने की बात कर रहे हैं. और जो उन्होंने रीज़न दिया है, जो उन्होंने लॉजिक दिया है इसके पीछे, दैट मेक्स सेंस
क्योंकि डंबल पुलोवर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रेजिस्टेंस देती है, इसके आगे वो रेजिस्टेंस नहीं देती है। जो बाकी का रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डंबल पुलोवर नहीं दे रही है वो आप केबल पुश डाउन से ले सकते हो। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ जिसको समझ नहीं आया। जो आपका लैट का रेंज ऑफ मोशन होता है वो किसी का 180 डिग्री से लेके यहाँ तक हो सकता है 0 डिग्री तक, बट मोस्टली लोगों का 180 डिग्री होता नहीं है, मोस्टली लोगों का 120-130 डिग्री होता है। तो बेसिकली डंबल पुलोवर यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस दे रही है, इसके आगे रेजिस्टेंस नहीं देती है डंबल पुलोवर। आप देखना कभी भी आपको यहाँ पर डंबल पुलोवर में रेजिस्टेंस फील नहीं होता है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस है वो आपको केबल पुश डाउन दे रही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ डंबल पुलोवर। अब मैं डंबल पुलोवर का इतना बड़ा फैन क्यों नहीं हूँ, इसके मेजर 3 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, डंबल पुलोवर थ्रू आउट द रेंज आपको रेजिस्टेंस नहीं देती है। वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इस रेंज में देती है जहां पर आपके लैट्स बहुत वीक होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बाहर से बहुत ज़्यादा है बट लैट्स आपके बहुत कमज़ोर हैं उस रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, दिस इज़ अ मिसमैच बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ द मसल एंड रेजिस्टेंस प्रोफाइल ऑफ द एक्सरसाइज। रीजन नंबर 2, डंबल पुलोवर कैन एक्चुअली इंजर अ लॉट ऑफ पीपल। ये बहुत लोगों को इंजरी दे सकती है। क्यों? जैसे आप डंबल पुलोवर करते हो ना, मोस्टली लोगों की रेंज 180 डिग्री नहीं होती है शोल्डर फ्लेक्शन की, बट सिंस आप डंबल पुलोवर कर रहे हो वो डंबल आपको ज़बरदस्ती नीचे पुल करता है। एंड अगर आपके शोल्डर उतनी मोबाइल नहीं है, शोल्डर की मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा रेंज ऑफ मोशन में चले जाते हो जो आपके शोल्डर के पास है ही नहीं, हेंस आपको वहाँ पर इंजरी भी हो सकती है। एंड रीजन नंबर 3, डंबल पुलोवर आपके लोअर चेस्ट को ज़्यादा बेटर ट्रेन करता है इस रेंज में लैट से भी ज़्यादा। एंड हमारे पास इस पर साइंटिफिक रिसर्च भी है जिसमें ये देखा गया कि डंबल पुलोवर्स आपकी चेस्ट ज़्यादा ट्रेन होती है। अब आपको सवाल हो सकता है कि कैसे डंबल पुलोवर चेस्ट या लोअर चेस्ट को ज़्यादा टारगेट करती है, तो एक बार उसको डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आप अपनी पेक्स या चेस्ट की एनाटॉमी देखो तो आप चेस्ट का मोटा मोटा कह सकते हो कि 2 हेड होते हैं, क्लैविकुलर हेड या अपर चेस्ट, स्टेर्नोकोस्टल हेड जिसको हम मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर आप लोअर चेस्ट की बात करो तो लोअर चेस्ट कुछ हाई टू लो फैशन में रन करती है, मतलब एक एंड पॉइंट उसका यहाँ होता है, एक एंड पॉइंट कहीं यहाँ होता है। और जो आपकी ऑब्वियसली अपर चेस्ट होगी वो इस डायरेक्शन में रन कर रही होगी। और आप यहाँ पे साइड एंगल में भी देख सकते हो कि कैसे आपकी अपर चेस्ट लो टू हाई एंगल पे रन करती है और आपकी लोअर चेस्ट हाई टू लो एंगल पे रन करती है। अब सिंस आपको थोड़ी एनाटॉमी पता चल चुकी है चेस्ट की, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लोअर चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा एकदम से जैसे आप डंबल पुल ओवर कर रहे होगे, और क्यों अपर चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है, लोअर चेस्ट का ही क्यों आता है। अब लेट्स सपोज मैं लेटा हुआ हूं, ये इंसान लेटा हुआ है और ये डंबल पुल ओवर कर रहा है, तो इसका आर्म कुछ ऐसे होगा लेट के पीछे की तरफ डंबल पुल ओवर में। बट अब आप देखो लोअर चेस्ट के फाइबर्स के पास कितना अच्छा लाइन ऑफ पुल है, मतलब ये लोअर चेस्ट फाइबर्स देखो कितने अच्छे से इस आर्म को नीचे की तरफ पुल कर पा रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ पुल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपर चेस्ट के फाइबर्स देखो तो अपर चेस्ट के फाइबर कुछ ऐसे रन कर रहे होंगे इधर से लेके इधर को। तो अगर आप इस पोजीशन में देखो आपके लोअर चेस्ट के फाइबर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो ये आसानी से पुल कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं अपर चेस्ट तो इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, अपर चेस्ट के फाइबर्स ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये ढंग से अपर चेस्ट के फाइबर्स इस आर्म को नीचे नहीं ला पा रहे, इस आर्म को नीचे पुल नहीं कर सकते। बट लोअर चेस्ट फाइबर जो ऐसे रन करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में रन करते हैं, तो ये कितने आसानी से इसको पुल कर पा रहे हैं। देख रहे हो आप, एक रस्सी समझो इसको जो यहाँ पर अटैच है, ये कितने अच्छे से पुल कर पा रहे हैं इस आर्म को। एंड सिंस लोअर चेस्ट के पास बहुत अच्छी एबिलिटी है इस आर्म को नीचे पुल करने की, दैट इज वाई लोअर चेस्ट के फाइबर्स यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं और वो इस आर्म को नीचे पुल कर पाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे डंबल पुल ओवर में लोअर चेस्ट की एक्टिवेशन बढ़ जाती है एज कंपेयर टू अपर चेस्ट या लैट्स। अब ऐसा नहीं है कि आपके लैट्स पुल नहीं कर सकते हैं डंबल पुल ओवर में डंबल को, बट लैट्स वहाँ पर काफ़ी वीक होते हैं एज कंपेयर टू चेस्ट। तो जो इनिशियल रेंज ऑफ मोशन है वहाँ पर लैट्स कमज़ोर हैं, बट आपके लोअर चेस्ट के पास ताकत है आर्म को पुल करने की, तो ऑब्वियसली आपकी चेस्ट थोड़ी ज़्यादा बेटर ट्रेन हो पाती है उस रेंज ऑफ मोशन में एज कंपेयर टू लैट्स। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर आ रहे होते हो आपके लोअर चेस्ट की एक्टिवेशन कम होती रहती है और आपके लैट्स की एक्टिवेशन बढ़ जाती है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जैसे आप ऊपर आते हो अब बाहर से डंबल आपको रेजिस्टेंस ही नहीं देता है, इसीलिए जो भुवन चौहान है वो इस रेंज में डंबल पुल ओवर कर ही नहीं रहे हैं, वो इस रेंज में रो पुल डाउन कर रहे हैं। इस रेंज में अगर वो डंबल पुल ओवर करेंगे तो होगा क्या, उनके लैट्स के पास ताकत तो है पुल करने की, बट बाहर से रेजिस्टेंस ही नहीं है। मतलब जैसा अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, मेरे पास ताकत तो ऐसे करने की, बट कोई डंबल ही नहीं है यहाँ पर, वो सिचुएशन आ जाती है। एंड दैट इज वाई डंबल पुल ओवर इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है टू ट्रेन लैट्स, क्योंकि जहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वहां पर तो लैट्स वीक होते हैं। जिस रेंज में डंबल पुल ओवर में आपके लैट्स स्ट्रांग हो जाता है वहां पे बाहर से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए बहुत ही मिसमैच है रेजिस्टेंस प्रोफाइल और स्ट्रेंथ प्रोफाइल ऑफ द मसल का। दैट इज वाई डंबल पुल ओवर एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है टू ट्रेन योर लैट्स। नेक्स्ट अप दे आर डूइंग सीटेड रो, चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रो, अगेन अ वेरी गुड वेरिएशन टू ट्रेन द thoracic fiber of the lats.
इसमें आप देखोगे अगेन आपकी एल्बोज क्लोजर हैं, एल्बोज टाइटर हैं टू द बॉडी, एंड दिस इज इवन अ बेटर वर्जन जो इन्होंने स्टार्टिंग में किया था, बिकॉज इसमें एक चेस्ट सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। सो आप अपने लैट्स को अच्छे से टारगेट कर पाओगे इस एक्सरसाइज में। तो 2 लैट फोकस जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज इन्होंने चूज की थी वो थी जो न्यूट्रल ग्रिप से इन्होंने मशीन में रो किया था। दिस मशीन इज प्रिटी मच सिमिलर टू दैट मशीन। यहाँ पर लैट्स बहुत अच्छे से टारगेट हो रहे हैं, एंड एडिशनली आपको चेस्ट सपोर्ट भी मिल रहा है। तो चेस्ट सपोर्ट से क्या होता है, सिंस आप ऐसे पुल कर रहे हो तो ये मशीन ऑब्वियसली आपके आर्म को तो पुल करनी चाह रही है, ये केबल आपको पुल करना चाह रही है आगे, बट ये आपकी बॉडी को भी पुल करना चाहती है, आपके इसको भी पुल करना चाहती है। ये पुल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आपको चेस्ट सपोर्ट मिल जाता है। तो चेस्ट सपोर्ट मिल जाता है तो ये पार्ट पुल नहीं होता आगे की तरफ, सिर्फ आपका आर्म ही पुल होता है। So that is the benefit of using a chest supported machine for seated rows. From the pad, look straight. Yes. To bring this back. Yes. Do it. Faster. Yes. Faster, positive. So fast and then slow. Not that slow. You want to like. So again, slight disagreement over here as well. यहाँ पर भुवन चौहान कह रहे हैं कि आप contraction positives को fast कर सकते हो और इसको slow करना है। My recommendation would be to do both positives and negatives slow, क्योंकि जब आप बहुत फास्ट मूव करते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक तो आपका मसल काम करता है, बट सिंस आप बहुत ही तेज मूव करना चाह रहे हो बिकॉज ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंटम, अब आधे में से आपका मसल ट्रेन नहीं होता है, वो बहुत स्पीड से आप क्योंकि मूव कर रहे हो उस वजह से पूरा मोशन होता है। तो आपके मसल को कहीं पे तो बहुत ज़्यादा फोर्स मिल रहा है और कहीं पे बहुत कम फोर्स मिलता है। तो अगर आपको एक कंसिस्टेंट फोर्स चाहिए अपने मसल्स के लिए तो आपको हमेशा पॉजिटिव्स भी स्लो करने हैं और नेगेटिव्स भी स्लो करने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू डोंट नीड टू एक्सप्लोड व्हाइल यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल, स्लो आपको दोनों ही तरफ करना है। Alright, you're gonna do rack pulls now. Fun stuff. So I guess they are doing rack pulls now. People try to do rack pulls. Keep the bar here. That's the rack pull. That's the best rack pull. Let me show you how to do it properly. The thing is, you want to hold it wider because you want your lats, not your erectors. So that is a statement जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। ही सेइंग दैट आपको थोड़ा वाइड ग्रिप लेना है so that you can isolate your lats and not erectors, जबकि रैक पुल्स एक लोअर बैक की एक्सरसाइज है, इरेक्टर स्पाइन की एक्सरसाइज है, इसमें लैट्स कुछ खास डिग्री तक ट्रेन होते नहीं है। बट लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से नाउ। ठीक है, you want your lats, so you're gonna hold it wide. Keep the plate here, calf के बीच में, not here, not here. Okay, you're gonna keep it very low. Hold it. Connect it with your lats, mind muscle connect, hold it and connect your lats. So connect, up, squeeze your lats. And then lats पे tension रहेगी. The whole movement आपकी lats पे tension रहेगी. Lats and then up. नीचे नहीं रखना हमें. You're gonna keep it just lower than knees, but the tension will be there. Because जैसे ही आप छोड़ देते हो, the tension goes away. So the question is why are we doing rack pulls to train lats? लैट्स को ट्रेन करने के लिए हम रैक पुल्स कर क्यों रहे हैं? रैक पुल में अगर आप देखो तो आपका स्पाइनल एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब आपकी स्पाइन एक्सटेंड हो रही है, वो जिससे आपके लोअर बैक या जो इरेक्टर स्पाइन है वो ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होगी। तो जो इरेक्टर स्पाइन है या जो आपके लोअर बैक का फंक्शन है वो स्पाइनल एक्सटेंशन है, तो लोअर बैक तो आपकी डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप रैक पुल्स में या डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज में आप स्पाइनल एक्सटेंशन ही कर रहे होते हो। यहाँ पर आपके लैट्स थोड़े बहुत इंगेज हो रहे होंगे आइसोमेट्रिकली, लेकिन वो अपनी लेंथ कुछ खास चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप लैट्स के फंक्शन को देखो तो लैट्स का मेजर फंक्शन एक्सटेंशन ऑफ द आर्म होता है, जो हमने इनिशियली डिस्कस भी किया था कि कैसे जब आप एक्सटेंड करते हो अपने आर्म को आगे या ऊपर वर्टिकली तो आपके लैट्स वहां पर अच्छे से ट्रेन होते हैं। रैक पुल में ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर देयर इज अ बिग डिसएग्रीमेंट बिटवीन व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाट एक्चुअली इज ट्रू। तो यहाँ पर आपके लैट्स बहुत ही कम सिग्निफिकेंट डिग्री में ट्रेन होने वाले हैं। सो आई वोंट सजेस्ट कि आप रैक पुल्स को लैट्स के पर्सपेक्टिव से ट्रेन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैक पुल्स खराब एक्सरसाइज है, रैक पुल इज अ ग्रेट एक्सरसाइज अगर आप अपने स्पाइनल एक्सटेंसर्स को ट्रेन करना चाह रहे हो, बट अगर आप लैट्स को ट्रेन कर रहे हो इससे तो ऑब्वियसली आपके लैट्स में कुछ खास हाइपरट्रोफी नहीं होने वाली इससे। Then I keep my bar here, yeah here. As soon as I rack it, the tension is gone. Yeah, it feels great to that. You know, वो जो हम लोग करते हैं regular rack pull, rip it. That's a really good way of doing it. You know, बहुत अच्छा मजा भी आता है. It's like really fun to have 4 plates and just rip. But is that your goal? Strength? Sometimes it is. मैं भी कभी-कभी करता हूँ because of strength. I want to like take the aggression out. But अगर body building आपका goal है,
जो कि मेरा है, I want to grow my lats and my back. अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है, आपको लैट्स की हाइपरट्रोफी करनी है, लैट्स को इंप्रूव करना है, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन डू फॉर योर लैट्स। इसमें तो आपके लैट्स कुछ खास सिग्निफिकेंट डिग्री में ट्रेन ही नहीं हो रहे हैं। हाँ, अगर आपको स्पाइनल एक्सटेंसर्स की ग्रोथ करनी है, आपको अपनी लोअर बैक में मसल मास ऐड करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, देन यू कैन परफॉर्म रैक पुल्स इन दैट केस। बट अगेन फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पज दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज विच आई विल रिकमेंड फॉर लैट्स। Make it 3D, slow, up and down. पूरे मूवमेंट में मेरी माइंड मेरे लैट्स को छोड़ते ही नहीं है, ऑल द वे अप एंड डाउन। अब यहाँ पर अगर आप अपने लैट्स को स्क्वीज करोगे तो आपको एक सेंसेशन आता है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि सेंसेशन इज नॉट इक्वल टू स्टिमुलेशन। अगर मैं आपको अपने क्वाड्स को बिल्कुल टाइट करने को कह दूं, आपको वहां पर सेंसेशन आएगा, बट क्या उससे आपके क्वाड्स की स्टिमुलेशन हो रही है? क्या आपके क्वाड्स वहां पर मैक्सिमली ग्रो कर पाएंगे? द आंसर इज नो। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड स्टिमुलेशन। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे फील आ रहा है तो मेरे लैट्स वहां पर ट्रेन हो रहे हैं, नहीं, वो वहां पर आप जबरदस्ती उसको स्क्वीज कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको एक सेंसेशन जरूर आ रहा है, बट वहां पर लैट्स की कुछ खास सिग्निफिकेंट डिग्री में लेंथ चेंज नहीं हो रही है। आपको किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए उसकी लेंथ चेंज करनी पड़ती है। अगर आप लैट्स को ट्रेन कर रहे हो तो आप लेंथ चेंज कर रहे हो ना, उनको एक्सटेंड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो यू आर बेसिकली चेंजिंग द लेंथ ऑफ द लैट्स। अभिनव वाज सेइंग समथिंग आई वांटेड कि सब लोग सुन सके हिंदी में। मैं जब 11th क्लास में था, मतलब 11th क्लास से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, बट मैंने कभी ये टेक्निक्स फॉलो नहीं करी। लाइक इट्स बीन 6 or 7 months आई एम ट्रेनिंग विद भुवन सर। तब से मेरे को अब तक मैंने कभी इतना वर्कआउट, बैक का वर्कआउट, इतना फोकस ऑन माई लैग्स एंड माई लोअर बैक मैंने कभी फोकस नहीं किया। नथिंग इज लाइक माई लेग्स आर। सो यहाँ पर सिंस अभिनव सेज कि उन्होंने बहुत टाइम से ऐसा वर्कआउट नहीं किया है, जब भी आप वर्कआउट में चेंज करते हो हमेशा ध्यान रखना आपको फील अलग आ सकता है, आपको फील अच्छा आ सकता है, क्योंकि आप एक अलग ही वर्कआउट कर रहे हो आज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फील अच्छा आ रहा है, फील अलग आ रहा है तो आपकी मसल अच्छे से स्टिमुलेट हुई है। इन माई ओपिनियन यहाँ पर लैट्स फोकस 2 से 3 एक्सरसाइज थी और वो भी सिमिलर मूवमेंट्स थे। अगर आप ध्यान दो तो जो सीटेड रो इन्होंने की थी 2, वो दोनों काफी अच्छी एक्सरसाइज थी, जो आपके हॉरिजॉन्टलिस्ट फाइबर्स होते हैं या जो थोरैसिक फाइबर्स होते हैं लैट्स को उनको ट्रेन करने के लिए। बट इस वीडियो में भुवन चौहान ने कहा कि उनके लोअर लैट्स बहुत वीक हैं एंड सेम इज द केस विद दिस क्लाइंट। बट उन्होंने लोअर लैट्स या जिनको हम इलियाक डिवीजन ऑफ लैट्स कहते हैं उनके लिए कुछ खास वर्कआउट किया नहीं। सो वो वर्टिकल पुल डाउन, आई वाज लुकिंग फॉर दैट वर्टिकल पुल डाउन मूवमेंट बट आई डिडंट फाइंड एनी। सो यहाँ पर डेफिनेटली लैट्स के लिए कि वर्टिकल पुल डाउन मूवमेंट कर सकते थे, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि जहां पर आपका केबल वर्टिकली आ रहा है, बिल्कुल ओवरहेड नहीं आ रहा है बट स्लाइटली वर्टिकली आ रहा है, जिसकी वजह से आपके लोअर लैट्स से इलियाक फाइबर्स ऑफ द लैट्स ज्यादा बेटर ट्रेन हो सकते हैं। अगर मैं एक कंक्लूजन देना चाहूँ इस पूरे वर्कआउट का जो भुवन चौहान का था, तो मैं ये कहूँगा कि 2 एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी लगी। सीटेड रो, प्रीटी मच सिमिलर मूवमेंट्स। अगर मैं होता तो मैं एक ही मूवमेंट चूज करता उन दोनों में से, जो चेस्ट सपोर्टेड वाली थी, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही थी। दूसरी प्रीटी मच सिमिलर ही मूवमेंट है, तो हमको रिडंडेंसी नहीं चाहिए वर्कआउट में सेम ही तरीके की 2 एक्सरसाइज करने के लिए। उससे बेटर ये होता कि हम एक वर्टिकल पुल डाउन कर सकते थे। तो अगर मैं आपको समरी दूं, अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी है तो वो कौन कौन सी करनी चाहिए आपको अपनी बैक के लिए? तो लैट्स के लिए आपको करनी चाहिए एक वर्टिकल पुल डाउन जिसमें आपकी एल्बो बॉडी के पास होनी चाहिए, और एक रो जिसमें आपकी अगेन एल्बो बॉडी के पास होनी चाहिए टू ट्रेन लैट्स। अपर बैक को अगर आपको टारगेट करना है, यू नीड टू हैव अ वाइडर आर्म पाथ, तो कोई भी चेस्ट सपोर्टेड वाइड रो आप कर सकते हो या वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन आप कर सकते हो। ये 4 एक्सरसाइज आर मोर देन इनफ टू ट्रेन योर होल बैक। एंड देन ऑब्वियसली आप रैक पुल्स या 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो टू ट्रेन योर लोअर बैक। सो देयर वर सम अग्रीमेंट्स एंड सम डिसएग्रीमेंट्स दैट आई हैड विद द इंफॉर्मेशन दैट ही प्रोवाइडेड, बट अगेन यहाँ पर कोई भी मेरा पर्सनल हेट नहीं है उनकी तरफ, कोई भी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ वहाँ पे। दिस वाज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ताकि आपको ये समझ आ सके कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से डिवीजन ऑफ बैक को ट्रेन करती है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, सारे डिसएग्रीमेंट्स जो मैंने दिए हैं, जो मेरे भुवन चौहान के साथ रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली विद भुवन चौहान बट विद द इंफॉर्मेशन दैट ही गेव। तो अगर आपको डिसएग्रीमेंट्स का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी मेरे डिसएग्रीमेंट्स थे इस वीडियो में, अगर आपको उनके ऊपर कोई डाउट्स है, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि मैं वो सारे डिसएग्रीमेंट्स से जो भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आया, आई विल मेक श्योर कि आपको वो समझ आ सके। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज अ रैप फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और रिव्यू और ब्रेकडाउन चाहिए किसी भी वर्कआउट वीडियो के, तो आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि मुझे किसका ब्रेकडाउन करना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू गेट कोच्ड बाय मी, आपको न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, अपनी फिटनेस जर्नी में हेल्प चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो रिगार्डिंग कोचिंग
एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट न्यूट्रिशन साइंस, एक्सरसाइज साइंस, बायोमैकेनिक्स, तो आप मेरे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। उसका डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। इफ इट वाज हेल्पफुल, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।